हेलो ऑल। जीपीएससी नर्मदा असिस्टेंट इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हमने 250 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया था। इस पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 251 टू 300। हम लोग एक एक क्वेश्चन को डिटेल एनालिसिस करेंगे और ये भी देखेंगे कि किससे इससे रिलेटेड और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और उनको कैसे टैकल करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 251, फॉर द मैक्सिमम स्पैन विच टाइप ऑफ ब्रिज इज रिकमेंडेड। देखिए, ब्रिज से क्वेश्चंस जनरली पूछे ही जाते हैं जीपीएससी नर्मदा में। तो ब्रिज की कोई अच्छी सी एक बुक आप लोगों को प्रेफर करना चाहिए। मैं आप लोगों को सभी ब्रिज के बारे में एक एक करके बताता हूँ, क्योंकि इसमें सभी ब्रिज स्टील के बने हुए हैं। बट मैं आपको मेंशन करूंगा कि आर्च ब्रिज कैसा होता है, ट्रस ब्रिज कैसा होता है, सस्पेंशन ब्रिज कैसा होता है। तो चलिए हम इसके लिए पिक्चर का सहायता लेंगे और देखेंगे कि इन सब ब्रिजों में क्या डिफरेंस है पिक्टोरियल व्यू में। ये देखिए, ये है आर्च ब्रिज का एग्जाम्पल। आर्च ब्रिज जैसा कि आप देख सकते हैं, आर्च ब्रिज का मैकेनिज्म क्या होता है कि जब स्पैन लंबा हो, काफ़ी लेंदी हो, और अगर बॉटम में फाउंडेशन प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं हो, तो उस केस में हम आर्च ब्रिज प्रोवाइड करते हैं। आर्च क्या करता है, सब स्ट्रक्चर मतलब ये गर्डर का कंप्लीट लोड अपने ऊपर ट्रांसफर करता है और लोड को अल्टीमेटली ट्रांसफर करता है दोनों एंड के अबटमेंट पे। ये दोनों एंड अबटमेंट कहलाते हैं, यहाँ पे लोड ट्रांसफर करता है। दिस इज कॉल्ड आर्च ब्रिज। इसका फायदा क्या है कि आर्च में कंप्लीटली सिर्फ और सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है, कोई टेंसाइल फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो आर्च की एक ये फायदा है। दूसरा, आर्च डैम कैसा हो सकता, आर्च ब्रिज कैसा हो सकता है बॉटम से, कि पहले के टाइम में जब मैसनरी बनता था तो उस टाइम में ऐसे बॉटम से आपको आर्च देखने को मिलते थे, तो वो भी आर्च डैम कहलाता है। आप इसको एज ए थ्रो ब्रिज और डेक ब्रिज दोनों ही बना सकते हैं। तो ये हो गया आर्च ब्रिज। सेकेंड ब्रिज है ट्रस ब्रिज। ट्रस ब्रिज के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। ट्रस में स्टील का ट्रस बना होता है। ट्रस ब्रिज कभी भी कंक्रीट का नहीं बना हो सकता। ये स्टील का आपको ट्रस ब्रिज सामने दिख रहा है, इसमें ट्रस यूज किया गया है। ये रेलवे ब्रिज है, रोड ब्रिज भी हो सकता है, और इसको हम बोलते हैं थ्रो ब्रिज, क्योंकि इसका पूरा स्ट्रक्चर गर्डर के ऊपर है। इसको बोलेंगे थ्रो ब्रिज। तो ये स्टील का बना हुआ ट्रस ब्रिज। थर्ड है केबल एंड सस्पेंशन ब्रिज। ये है सस्पेंशन ब्रिज। इसको हम तब यूज करते हैं जब स्पैन काफी लेंदी हो और फाउंडेशन पॉसिबल नहीं हो पियर के लिए। उस केस में हम केबल एंड सस्पेंशन ब्रिज यूज करते हैं। इस केस में कंप्लीट लोड इस गर्डर का या रोडवे का ट्रांसफर किया जाता है केबल के ऊपर, और अल्टीमेटली केबल ट्रांसफर करता है लोड बाई टेंशन टू द अबटमेंट। ये दोनों एंड पे आप देख सकते हैं काफी हैवी अबटमेंट है, तो ये अबटमेंट लोड को ट्रांसफर करता है सॉइल पे अल्टीमेटली। तो दिस इज द केबल एंड सस्पेंशन ब्रिज। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो इस केस में क्या बोला, फॉर मैक्सिमम स्पैन विच टाइप ऑफ ब्रिज इज रिकमेंडेड। तो अभी हमने डिस्कस किया कि स्पैन अगर लेंथी है तो हम ब्रिज प्रोवाइड अगर हम कर भी रहे हैं पियर, तो वो काफी कॉस्टली हो जाएगा। उस केस में हम सस्पेंशन ब्रिज को ही प्रेफर करते हैं। ठीक, तो ये हो गया आंसर हमारा। नेक्स्ट है, फॉर टेम्पररी ब्रिज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रिजेस कंस्ट्रक्टेड विदाउट इंटरमीडिएट सपोर्ट। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक ऐसा टेम्पररी ब्रिज है जिसमें कि कोई भी इंटरमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया गया है। हम इसमें से सभी टाइप के ब्रिज के बारे में देखेंगे जो टेम्पररी ब्रिज है। ये सभी टेम्पररी ब्रिज ही हैं, बट इनमें क्या डिफरेंस है हम पिक्टोरियल व्यू से देखेंगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें ट्रस ट्रस के बारे में हमने अभी देख ही लिया था। ट्रस ट्रस ब्रिज के बारे में हमने अभी अभी जस्ट देखा कि ट्रस किस तरह का होता है। क्रिप्स को देखते हैं और ट्रेस्टल्स को देखते हैं। ये है क्रिप ब्रिज। ये पहले के टाइम में यूज होता था जब वुडन ब्लॉक्स यूज होते थे। इसमें क्या किया जाता है, हर एक लेयर में जो मेंबर है उसको 90 डिग्री पे प्रोवाइड किया जाता है, कि एक लेयर में हम लेंथ वाइज प्रोवाइड करेंगे, अगले लेयर में हम विड्थ वाइज प्रोवाइड करेंगे, फिर अगेन लेंथ वाइज, फिर विड्थ वाइज। तो इस तरह के अरेंजमेंट से जो ब्रिज बनाया जाता है टेम्पररी ब्रिज, उसको कहते हैं क्रिप ब्रिज। दूसरा है ट्रेस्टल ब्रिज। इसमें क्या करते हैं हम, शॉर्ट शॉर्ट स्पैन में एक इसी का एडवांस वर्जन है ट्रस। तो ये ट्रस का ही पार्ट है, बट इसमें हमने क्या किया है, शॉर्ट स्पैन को हमने डिवाइड कर दिया है इंडिविजुअल इंडिविजुअल में। तो इसमें नंबर ऑफ पियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन और नंबर ऑफ मेंबरशिप में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये प्राइमरली पहले यूज होता था वुडन के केस में, जब हम वुड ब्रिज यूज करते थे, टिम्बर का ब्रिज यूज करते थे, तब ये ट्रेस्टल ब्रिज यूज में आता था। बट आज के डेट में ये डिस्टिंक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रपोज्ड masonry arch bridge having total height of its abutment or pier from
from top to bottom as h can be proposed to be have economical span. क्या पूछा है इसमें कि मेसनरी आर्च ब्रिज, कैसा ब्रिज प्रपोज किया गया है? मेसनरी आर्च ब्रिज प्रपोज किया गया है जिसकी हाइट, और पूछ रहा है कि हाइट और लेंथ स्पैन के बीच में इकोनॉमिकल रिलेशन क्या होगा। मैं आपको दो तीन इसके लिए बता देता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए मेसनरी आर्च, जैसे अगर क्वेश्चन में है कि मेसनरी आर्च है, मेसनरी आर्च है, तो इसके लिए हम 2h रखेंगे लेंथ को, या फिर इससे ज्यादा। दैट मीन्स L शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द पियर, जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा देखते हैं, अगर आरसीसी स्लैब है, आरसीसी स्लैब ऑन पियर, पियर मेसनरी, या फिर जो पियर है वो मेसनरी का बना हुआ है, ठीक है, तो उस केस में हम कितना यूज करते हैं 1.5h। ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इस केस में क्या पूछा है, मेसनरी आर्च है, मेसनरी आर्च ब्रिज है, इस केस में हम 2h यूज करेंगे लेंथ को इकोनॉमिकल होने के लिए। सिमिलरली आरसीसी स्लैब अगर है मेसनरी पियर पे तो 1.5h रखेंगे हम लेंथ को। सिमिलरली अगर स्टील ट्रस है, सिमिलरली अगर स्टील ट्रस है मेसनरी पियर पे, तो इस केस में हम 3h रखेंगे। तो ये तीनों ही पॉइंट्स आप याद रखिए। अगर स्टील ट्रस है तो 3h, अगर आरसीसी स्लैब है तो 1.5h, अगर मेसनरी आर्च है तो उस केस में हम 2h रखेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 254, द एंड सपोर्ट ऑफ अ ब्रिज ऑफ सुपर स्ट्रक्चर इज नोन एज। मैं आपको ब्रिज का पूरा कंपोनेंट्स एक बार दिखाता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से कंपोनेंट को क्या कहते हैं। ये है ब्रिज का टोटल कंपोनेंट जो एक ब्रिज में होते हैं। सबसे ऊपर जिसपे व्हीकल ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं हम डेक, दिस इज कॉल्ड डेक, जिसपे व्हीकल ट्रेवल करता है। इसके साइड में पैरापेट वॉल होता है, उसके बाद हैंडल होता है। जो इंपॉर्टेंट है ये है सब स्ट्रक्चर, ये है ग्राउंड लेवल, बेड लेवल, ये है अबटमेंट। जो एंड होता है शुरू में भी होता है और एंड में भी होता है, दिस इज कॉल्ड अबटमेंट, दिस इज कॉल्ड विंग वॉल। ये विंग वॉल है, ये अबटमेंट है, ये लॉन्गिट्यूडनल गर्डर है, ये क्रॉस गर्डर है। दैट मीन्स इट इज अ गर्डर विच इज यूज टू सपोर्ट द डेक लोड। तो ये गर्डर है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। यहाँ पे ब्रिज के बीच में, डेक के बीच में और पियर के बीच में बियरिंग प्रोवाइड की जाती है, रॉक बियरिंग, रॉकर बियरिंग होता है या फिर रोलर बियरिंग होता है। तो यहाँ पे ये बियरिंग प्रोवाइड करते हैं ट्रांसलेशनल मूवमेंट या रोटेशनल मूवमेंट को अलाउ करने के लिए, ताकि क्रैक ना आए। इसको बोलते हैं अप्रोच, एम्बैंकमेंट अप्रोच, इसको बोलते हैं एम्बैंकमेंट अप्रोच का लेंथ। ये हो गया है हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। द एंड सपोर्ट ऑफ अ ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर, सुपर स्ट्रक्चर मीन्स वो पोर्शन जो ग्राउंड लेवल के ऊपर है, इसको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। जो ग्राउंड लेवल के नीचे है उसको बोलते हैं सब स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड अबटमेंट। ये कई बार आया हुआ है क्वेश्चन में। द ब्रिज विच डू नॉट अलाउ द हाई फ्लड वाटर टू पास ओवर इट, ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम एक और नाम से जानते हैं नॉन सबमर्सिबल ब्रिज। नॉन सबमर्सिबल ब्रिज, सबमर्सिबल ब्रिज कैसा होता है, जिसके ऊपर से हम वाटर फ्लो को अलाउ करते हैं। नॉन सबमर्सिबल ब्रिज में क्या होगा, वाटर को हम ऊपर से फ्लो ओवरफ्लो के लिए अलाउ नहीं करेंगे। थ्रो ब्रिज मैंने बता ही दिया था पहले वीडियोस में, डेक ब्रिज मैंने बता ही दिया था। थ्रो ब्रिज किसको बोलते हैं, जिसका सारा का सारा सुपर स्ट्रक्चर डेक के ऊपर हो। डेक ब्रिज किसको बोलते हैं, जिसका सारा का सारा सुपर स्ट्रक्चर डेक के नीचे हो। सेमी थ्रो, जिसको ऊपर और नीचे दोनों में स्प्रेड हो। तो हाई लेवल ब्रिज का दूसरा नाम है नॉन सबमर्सिबल ब्रिज। ठीक है, सबमर्सिबल ब्रिज है इसका अपोजिट। 256 क्वेश्चन, what is caused by the air mass which strikes some natural topographical barrier like mountains and cannot move forward and hence rise up causing condensation and precipitation। precipitation primarily तीन कारणों से होता है, आप इसको सिंपल भाषा में याद रखिए। precipitation जब भी होगा, बारिश जब भी होगी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, स्नो हो, स्लीट हो, रेन हो, तीन कारणों से होगा। पहला है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन, दूसरा है कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, तीसरा है ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। देखिए आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखते हैं। कन्वेक्टिव मीन्स टेम्परेचर, कंडक्शन जिसे बोलते हैं। जब भी टेम्परेचर डिफरेंस राइज होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, तो कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन होगा। साइक्लोनिक में प्रेशर का डिफरेंस जब भी होगा, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर एरिया जहां पे होगा वहां पे एयर मर्ज करेंगे,
तो वहां पे जो फॉल होगा, वहां पे जो प्रेसिपिटेशन होगा वो कहलाएगा साइक्लोनिक। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो प्रेसिपिटेशन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं साइक्लोनिक। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो प्रेसिपिटेशन अकर होता है उसको बोलते हैं कन्वेक्टिव। और जो टोपोग्राफिक टोपोग्राफिक और ओरोग्राफिक दोनों नाम सेम है, इससे आप याद रख सकते हैं। टोपोग्राफिकल बैरियर की वजह से एयर ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है, फिर कंडेंस होकर नीचे प्रेसिपिटेट होता है, उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक। तो ओरोग्राफिक और टोपोग्राफिक दोनों सेम नाम है, इससे आप याद रख सकते हैं ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। तो ये तीन ही कॉज है मेनली प्रेसिपिटेशन के होने के। नेक्स्ट है 257, द रिवर रीच अप स्ट्रीम ऑफ अ न्यूली बिल्ट डैम में बिहेव एज। देखिए डैम है कोई भी, इस केस में क्या होगा, डैम के केस में अगर हम डैम कहीं पे रिवर के बीच में कंस्ट्रक्ट करते हैं तो क्या होता है, एक रिजर्वोयर क्रिएट होता है। यहाँ पे हमने डैम क्रिएट कर दिया तो क्या होगा, एक रिजर्वोयर क्रिएट हो गया। इसके अप स्ट्रीम साइड में जितने भी वाटर था वो यहाँ पे आके स्टोर होना शुरू होगा। तो जो रिवर कैरी करके ला रहा था सेडिमेंट को, वो भी यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू कर देगा, यहाँ पे डिपॉजिट करना शुरू होगा। हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था डेड स्टोरेज जिसको हम बोलते हैं। तो डेड स्टोरेज इसी के लिए प्रोवाइड किया जाता है कि जो भी सेडिमेंट आ रहा है वो यहाँ पे डिपॉजिट हो सके, और वो डेप्थ काम में नहीं आता है, यूजफुल स्टोरेज के केस में नहीं आता है, काउंट नहीं होता है। तो कह रहा है कि रिवर रिच अप स्ट्रीम ऑफ द न्यूली बिल्ट डैम, नया नया कोई डैम बिल्ड किया गया है तो अप स्ट्रीम का ये पोर्शन क्या कहलाएगा, एग्रेडिंग रिवर या डिग्रेडिंग रिवर रिच कहलाएगा। एग्रेडिंग मीन सिल्टिंग, रिवर विच इज इन सिल्टिंग स्टेज इज कॉल्ड एग्रेडिंग, और डिग्रेडिंग मीन्स डिपोजिशन और स्कोरिंग और स्कोरिंग। तो एग्रेडिंग रिवर मीन्स सिल्टिंग रिवर, जहां पे वो सिल्ट को ड्रॉप कर रहा है, ठीक है। ये डिग्रेडिंग मीन्स जहां पे वो सिल्ट को नॉट डिपोजिटिंग बट स्कोरिंग, यहाँ पे आएगा स्कोरिंग, जहां पे वो सिल्ट को लोड कर रहा है अपने रिवर के फ्लो के साथ, दिस इज कॉल्ड डिग्रेडिंग। और जहां पे वो डिपॉजिट कर रहे हैं उसको बोलेंगे हम एग्रेडिंग, एग्रेडिंग और सिल्टिंग रिवर। तो जहां पे अगर हमने डैम कंस्ट्रक्ट किया है तो यहाँ पे सिल्टिंग डिपॉजिट होता जाएगा, इसलिए इस रिवर की स्टेज को बोलते हैं एग्रेडिंग। दिस इज द स्टेज ऑफ अ रिवर, एग्रेडिंग और डिग्रेडिंग इज अ स्टेज ऑफ अ रिवर। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन किन बातों पे डिपेंड करती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन क्या है, कितनी मात्रा में हम पानी को सप्लाई करेंगे अपने क्रॉप के लिए, मतलब फ्रीक्वेंसी मीन्स कितने टाइम के बाद और कितनी बार हमें प्रोवाइड करना है, कितनी अमाउंट में। तो वो किन किन बातों पे निर्भर करता है, सॉइल पे तो डेफिनेटली निर्भर करता है। अगर कोई ऐसा सॉइल है जो ज़्यादा वाटर को रिटेन कर सकता है तो हमें फ्रीक्वेंसी कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि सॉइल ज़्यादा टाइम तक पानी को स्टोर कर सकता है। कोई ऐसा सॉइल है जो बहुत ही ड्रेनेज टाइप का है, तो सॉइल में जब हम वाटर को सप्लाई करेंगे तो वो ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वहां पे हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। तो सॉइल पे हाईली डिपेंडेंट है। कोई सॉइल ऐसा है जो बिल्कुल वाटर को रिटेन करके नहीं रख सकता, तो वहां पे हमें इस फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई रखनी पड़ेगी। सेकेंड है क्रॉप, क्रॉप पे भी डिपेंड करता है, क्यों, क्योंकि क्रॉप जैसे कि अगर हम बात करें राइस की, तो इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती है एज कम्पेयर टू व्हीट। तो हर एक क्रॉप की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, तो इसलिए क्रॉप पे भी डिपेंडेंट है। तीसरा होता है क्लाइमेट, क्लाइमेट अगर विंडी है तो भी ज़्यादा पानी चाहिए, सनी है तो भी, समर का सीजन है तो ज़्यादा वाटर चाहिए क्योंकि इवेपोरेशन लॉस होगा वहाँ पे। अगर विंटर सीजन है या रेनी सीजन है तो वहाँ पे हमें बहुत ही कम मात्रा में ज़रूरत होगी। तो इसलिए ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं इस क्वेश्चन में गिवन जो है, उसमें से तीन ऐसे फैक्टर जिसपे फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन डिपेंडेंट है। फर्टिलाइजर इस केस में नहीं आएगा, क्योंकि फर्टिलाइजर से वाटर की अमाउंट या नंबर ऑफ वाटरिंग से कोई रिलेशनशिप डायरेक्ट नहीं है। क्योंकि फर्टिलाइजर क्या काम करता है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कोई भी प्लांट कैसे वर्क करता है, नाइट्रोजन जो बैक्टीरिया क्रिएट करते हैं सॉइल के अंदर, उस नाइट्रोजन को यूज करता है प्लांट। प्लांट डायरेक्टली न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता सॉइल से, इसके लिए वो हेल्प लेता है बैक्टीरियाज का। बैक्टीरिया क्या करता है, अपना फूड बनाता है, और फूड के बाद वो यूजेबल नाइट्रोजन फॉर्म करता है सॉइल में, जिसको प्लांट यूज करते हैं। इसीलिए प्लांट की ग्रोथ के लिए बैक्टीरिया को होना नेसेसरी है। अगर बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट तो होगा, बट वो प्लांट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता विदाउट द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। और अल्टीमेटली फिर वो अपने रूट से वाटर को भी एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, और न्यूट्रिएंट को भी एब्जॉर्ब करता है। चलिए आगे चलते हैं 259 पे। द बॉटम पोर्शन ऑफ ए कंक्रीट और मैसनरी ग्रेविटी डैम इज यूजुअली स्टेप्ड इन ऑर्डर टू।
स्टेपिंग में क्यों होता है, ऐसे 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 में क्यों, हमें स्टेपिंग में क्यों बनाते हैं इसको? इससे क्या होता है, इंक्रीज इन द शियर स्ट्रेंथ एट द बेस ऑफ द डैम। देखिए डिक्रीज तो होगा नहीं शियर स्ट्रेंथ, पहली बात तो, क्योंकि डिक्रीज अगर होता तो हम ऐसा करते ही नहीं, क्योंकि हम इसे मैनमेड बना रहे हैं और इसको हम ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पहली बात तो है कि ये ऑप्शन यहीं से कट गया, तो कुछ ना कुछ इंक्रीज ही हो रहा होगा। दूसरा, इंक्रीज इन ओवर टर्निंग, ऐसा करने से ओवर टर्निंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओवर टर्निंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विड्थ ऑफ द स्ट्रक्चर, जितना विड्थ है उतना ही ज्यादा इसका ओवर टर्निंग मोमेंट ज्यादा चाहिए होगा इसको ओवरटर्न करने के लिए। तो ये किस पे डिपेंडेंट है, शियर स्ट्रेंथ। बस शियर स्ट्रेंथ को ये कैसे इंक्रीज करता है, बाय सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिंग द लोड इन लार्जर एरिया एंड इंक्रीजिंग द फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन सॉइल एंड डैम पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इज द वन इन विच द फ्लो आफ्टर पासिंग ओवर द वियर और ओगी क्रेस्ट इज कैरिड अवे बाय चैनल। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये स्पिलवे की टाइप से रिलेटेड है कि कौन सा स्पिलवे हम यूज करते हैं किस कंडीशन में। तो मैं आपको पहले बता दूं स्पिलवे होता क्या है, कहीं भी हम डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये पानी को स्टोर करके रखा है यहाँ पे, तो जो रेनी सीजन में क्या होगा, इसकी वाटर लेवल बढ़ने लगेगी, बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरा फुल हो जाएगा, उसके बाद इस वाटर को डिस्चार्ज करना पड़ेगा हमें डाउन स्ट्रीम साइड में। तो इस एक्स्ट्रा वाटर को या सरप्लस वाटर को डाउन स्ट्रीम साइज में डिस्चार्ज करने के लिए स्पिलवे यूज होता है। स्पिलवे एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सरप्लस वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को डिस्चार्ज करता है डाउन स्ट्रीम साइड में डैम के पास, डैम के ऊपर इसको हम जनरली कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अब ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि कौन सा ऐसा स्पिलवे है जिसमें आफ्टर पासिंग ओवर अ वियर और ओगी क्रेस्ट इट इज कैरीड अवे, जो वाटर हम पास करवाना चाहते हैं उसको अलग से कैरी किया जाता है बाय चैनल, चैनल के द्वारा रनिंग एसेंशियली पैरेलल टू द क्रेस्ट। यहाँ पे एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, पैरेलल, पैरेलल आ गया है तो ये आएगा साइड चैनल स्पिलवे। मैं आपको सभी स्पिलवे का फोटोग्राफ दिखाता हूँ, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा स्पिलवे किस तरह से वर्क करता है, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो बेसिक टाइप के क्या होता है, ये है क्रेस्ट, डैम का क्रेस्ट, ये है रिजर्वॉयर, यहाँ पे वाटर स्टोर्ड है। तो जब भी यहाँ पे वाटर आएगा इसको हम क्या करेंगे, ये हमने वॉल कंस्ट्रक्ट किया है साइड वॉल, तो एक चैनल के थ्रू यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा, बहुत ही रैपिडली चैनल हम बना देते हैं कि एक्स्ट्रा वाटर जो भी आएगा क्रेस्ट से, तो इसके 90 डिग्री पे, क्रेस्ट की डायरेक्शन ये है, इसका 90 डिग्री की डायरेक्शन ये है, बट ये डैम के बीचों बीच ही रहता है, यहाँ पे इस चैनल के थ्रू पास करेगा, ओपन चैनल के थ्रू, इसको बोलते हैं हम सूट स्पिलवे। दूसरा है स्ट्रेट फॉल स्पिलवे। स्ट्रेट फॉल स्पिलवे में क्या करते हैं कि ये जनरली लो हाइट के लिए यूज करते हैं, जहाँ पे वियर का हाइट बहुत कम है, तो डायरेक्टली हम वाटर को ऊपर से फ्लो होने देते हैं, लिप को हम यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज करके और वाटर को डायरेक्टली हम अप डाउन स्ट्रीम साइड में फॉल होने देते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट फॉल स्पिलवे। ये है ओगी स्पिलवे। ओगी स्पिलवे में क्या हो रहा है, हमने साइड जो स्ट्रेट फॉल था उसमें ही इंप्रूव करके हमने ओगी स्पिलवे बनाया। उसमें क्या हो रहा था, ये बॉटम लेयर वाटर का सेपरेट हो रहा था क्योंकि ये डायरेक्टली फॉलो हो रहा था। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, जैसा पाथ ये फॉलो कर रहा है वाटर का डाउन स्ट्रीम फॉल होने के टाइम पे, उसी शेप का हम डाउन स्ट्रीम साइड में डैम का भी पोर्शन बना रहे हैं, ताकि वाटर इसे स्टिक होके चले, ना कि इसे सेपरेट होके। तो दिस इज कॉल्ड, दिस इज द इंप्रूवमेंट ओवर द स्ट्रेट फॉल स्पिलवे, दिस इज कॉल्ड ओगी स्पिलवे। अपर नेपी, लोअर नेपी, क्रेस्ट ऑफ द ओगी स्पिलवे, ये सब आपको पार्ट, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है जिसका आप नाम याद रख सकते हैं। साइड चैनल स्पिलवे को कॉन्सेप्ट देखिए ध्यान से, देखिए ये है डैम, ये रिजर्वॉयर है, तो बाकी में हम क्या कर रहे थे, यहीं से वाटर को डिस्चार्ज कर रहे थे, इसी पोर्शन से, इसी पोर्शन से वाटर को यहाँ पे डिस्चार्ज कर रहे थे। बट साइड चैनल स्पिलवे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर स्पेस अवेलेबल नहीं है या फिर ये अर्दन डैम होता तो इसके ऊपर से हम पानी पास नहीं कर सकते। क्वेश्चन में कई बार ये भी पूछा गया है कि अर्दन डैम में इनमें से कौन सा स्पिलवे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो ओगी स्पिलवे हम प्रोवाइड नहीं कर सकते क्योंकि हम डैम के ऊपर से पानी को, अर्दन डैम के केस में हम डायरेक्टली फॉल नहीं करा सकते क्योंकि वो इरोड कर देगा मटेरियल को। तो ये साइड चैनल स्पिलवे बहुत ही यूजफुल है, स्पेशली इन केस ऑफ अर्दन डैम। इसमें हम क्या करते हैं, 90 डिग्री पे, यहाँ पे जहाँ पे क्रेस्ट बनाते हैं वहां से हम 90 डिग्री पे वाटर को अलग चैनल में सेपरेट कर लेते हैं, और ये डैम के, ये डैम का क्रेस्ट है, इसके पैरेलली ऐसे हम साइड से इसको पानी को बाहर डाउनस्ट्रीम साइड में ड्रॉप कर देते हैं, जैसे कि ये डाउनस्ट्रीम साइड है रिवर का, यहाँ पे हमने इसको मर्ज कर दिया। तो ये बहुत ही यूजफुल है। तो आपसे ये क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया है बल्कि कई बार, कि अर्दन डैम में कौन सा स्पिलवे प्रोवाइड करते हैं, तो साइड चैनल स्पिलवे हम प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें यही पूछा है कि एसेंशियली रनिंग पैरेलल टू द क्रेस्ट, तो पैरेलल टू द क्रेस्ट अवे बाय चैनल
कह रहा है कि इज कैरिड अवे बाय चैनल, तो इसको हमने अलग कर दिया पहले, तो चैनल के अवे एंड रनिंग एसेंशियली पैरेलल टू द क्रेस्ट। तो यहाँ पे हमने अवे कैसे किया है, रनिंग पैरेलल, तो क्रेस्ट भी ऐसे है तो वाटर को भी हमने ऐसे रन पैरेलल करवाया और फिर हम इस साइड चैनल में इस वाटर को ले आए और लास्टली हमने डाउन स्ट्रीम साइड में इसको मर्ज कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड साइड चैनल। हमने सभी टाइप ऑफ स्पिलवे को अभी डिस्कस कर लिया हमने। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रांसवर्स ज्वाइंट इन अ कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम आर। देखिए डैम एक बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर होता है, चाहे आप किसी भी मटेरियल से बनाए, चाहे आप कंक्रीट से बनाए, चाहे आप अर्दन मटेरियल का बनाए, चाहे आप स्टोन का बनाए। स्पेशली जब हम कंक्रीट का बनाते हैं तो हम एक साथ कंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, हम उसको ब्लॉक ब्लॉक या लेयर लेयर में उसको हम बनाते हैं ताकि जो हीट ऑफ हाइड्रेशन हो उसकी वजह से क्रैक ना आए या फिर श्रिंकेज इतना हैवी ना हो कि क्रैक आ जाए बाकी के पोर्शन में। तो इस क्रैक को रोकने के लिए हम उसको लेयर लेयर में हम बनाते हैं जिसको कहते हैं लिफ्ट। तो आप इसको इतना समझ लें कि ट्रांसवर्स ज्वाइंट मीन्स वर्टिकल ज्वाइंट, ट्रांसवर्स ज्वाइंट मीन्स वर्टिकल ज्वाइंट। तो वर्टिकल ज्वाइंट जो होता है वो पूरे डेप्थ पे होता है और पूरी विड्थ में फैला होता है, पूरी विड्थ में फैला होता है। सिमिलरली जो लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट होता है वो भी पूरे लेंथ में फैला होता है और पूरी विड्थ में फैला होता है, बट वर्टिकल ज्वाइंट पूरे हाइट में और पूरे विड्थ में फैला होता है। तो वर्टिकल ज्वाइंट या ट्रांसवर्स ज्वाइंट में क्या फर्क है, पूरा डेप्थ मतलब डेप्थ और विड्थ होगा, और हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट में पूरा लेंथ और विड्थ होगा। तो लेंथ विड्थ हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट में, डेप्थ और विड्थ वर्टिकल ज्वाइंट में। तो इसमें पूछा है वर्टिकल ज्वाइंट, तो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट ऑफ फुल हाइट एंड विड्थ। तो हाइट एंड विड्थ आ गया इस केस में ट्रांसवर्स ज्वाइंट में, राइट। आगे चलते हैं। अ डैम रिजर्वायर कैटरिंग टू फ्लड कंट्रोल इरिगेशन वाटर एंड वाटर सप्लाई ऑल्दो बेसिकली डिजाइंड फॉर इरिगेशन अलोन। करेक्ट, कोई एक डैम है जिसको यूज किया जा रहा है डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए, फ्लड को कंट्रोल करने के लिए भी, इरिगेशन के लिए भी और वाटर सप्लाई के लिए भी, बट उसको डिजाइन किया गया था सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन पर्पस के लिए। उस डैम को हम क्या बोलेंगे या उस प्रोजेक्ट को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सिंगल। हमने जिसके लिए डिजाइन किया है वही उसको हम ऑफिशियली उसको हम बोलेंगे, भले ही उसको आप मल्टीपर्पज के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, जब तक वो डिजाइन नहीं किया जाएगा उसको मल्टीपर्पज नहीं बोल सकते, इवन दो यू आर यूजिंग दैट रिजर्वायर फॉर डिफरेंट पर्पस। तो इसमें हमने डिजाइन किया है सिंगल पर्पस के लिए तो सिंगल पर्पस, अगर हमने मल्टीपल पर्पस के लिए डिजाइन ही किया होता दिस वो विल बी देन कॉल्ड मल्टीपर्पस रिजर्वायर। द लॉन्गेस्ट रिवर इन गुजरात नर्मदा रिवर है। इस रिवर की टोटल लेंथ कितनी है नर्मदा रिवर की, 1312 महाकंटक प्लेट्यू से निकलती है मध्य प्रदेश से, कुछ पोर्शन है महाराष्ट्र को भी टच करती है 72 किलोमीटर के आसपास, और देन इट कम्स टू गुजरात एंड देन फाइनली फॉल्स इन गल्फ ऑफ खंबात। साबरमती रिवर की डिस्टेंस कितनी है, साबरमती रिवर की अगर हम बात करें तो 371 के आसपास है, 370 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। साबरमती रिवर 370 किलोमीटर है, माही रिवर 583 के आसपास है, 583 किलोमीटर, एंड तापी रिवर अबाउट 724 किलोमीटर। सो सेकेंड हाइएस्ट और सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन गुजरात इज तापी रिवर, दिस थिंग। और एक और बात याद रखिए कि सभी रिवर चाहे वो साबरमती हो, माही हो, तापी हो या नर्मदा हो, ये सारे वेस्टर्न फ्लोइंग है और ये सब एस्चुरी बनाते हैं, इसमें से कोई भी डेल्टा नहीं फॉर्म करता, ठीक है। ये सब एस्चुरी बनाते हैं और कोई भी डेल्टा फॉर्म नहीं करता। तो आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें से एस्चुरी फॉर्म करता है, तो ये सभी एस्चुरी फॉर्म करते हैं क्योंकि ये सभी वेस्टर्न घाट में फॉल होते हैं, गल्फ ऑफ खंबात में। आगे चलते हैं, हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, इसमें तो आपको अब याद ही हो जाना चाहिए। हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम, ये दोनों ही आपको डेफिनेटली याद रखने। सरदार सरोवर डैम की हाइट है 163 मीटर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट है 182 मीटर, ठीक है। ये दोनों आपको याद रखने। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट हम जानते हैं कि ये 4 मेजर महानगर को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया था, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। तो 4 महानगरों को कनेक्ट करने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एक रोड प्रोजेक्ट था। ये किसके लिए था, रोड प्रोजेक्ट था, ठीक है, जिसमें मेट्रो सिटी को कनेक्ट किया गया था। मेन पर्पस ऑफ मीन वाटर ट्रेनिंग। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क में 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हाई वाटर ट्रेनिंग, दूसरा होता है मीन वाटर ट्रेनिंग और तीसरा होता है लो वाटर ट्रेनिंग। मतलब ये डिपेंड करता है कि वाटर का लेवल किस लेवल पे है रिवर के अंदर। अगर हाई है मतलब फ्लडिंग का टाइम है तो क्या करेंगे हम, फ्लड कंट्रोल करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर
अगर हाई वाटर को कैसे ट्रेन करेंगे? सिंपली बाई फ्लड कंट्रोलिंग। मीन है मतलब वाटर का लेवल मीडियम है, उसमें हमें पानी के साथ कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ना ही तो हमें इनसफिशिएंट वाटर मिल रहा है, ना ही हमारे पास बहुत हाई वाटर है, हमारे पास उतना ही वाटर है जितना हमें चाहिए। उस केस में हम सिर्फ ये कोशिश करेंगे कि सिल्टिंग ना हो और डिपोजिशन भी ना हो, जो सिल्ट है, सिल्ट चार्ज है या सिल्ट ग्रेड है, वो उसी लेवल में मेंटेन रहे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रिवर। तो इसको बोलते हैं मीन वाटर ट्रेनिंग। जब लो वाटर ट्रेनिंग हो जाएगा, दैट मीन्स समर के सीजन में अगर वाटर का लेवल बहुत कम हो गया, तो उस समय हम क्या कोशिश करेंगे कि वाटर का लेवल इंक्रीज हो और सफिशिएंट वाटर अवेलेबल हो जिस पॉइंट पे हमें चाहिए। तो यहाँ पे पूछा है मीन वाटर ट्रेनिंग का क्या पर्पस होता है? टू प्रिजर्व द चैनल इन गुड शेप बाय इफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ सस्पेंडेड एंड बेड लोड। मतलब जो शेप का है वो वही शेप मेंटेन रखे और सिल्टिंग ना हो और स्कोरिंग भी ना हो। फ्लड कंट्रोल हाई वाटर ट्रेनिंग के लिए, टू प्रोवाइड सफिशिएंट डेप्थ फॉर वाटर इन नेविगेशन चैनल ड्यूरिंग लो वाटर पीरियड। तो ये हो गया लो वाटर के लिए। तो लो वाटर का ये ऑप्शन है, हाई वाटर का ये ऑप्शन है और मीडियम का ये। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन आपको इसमें मिल गया। देयर इज इनिशियल of cement concrete which is mainly due to the loss of water through forms absorption by surface of forms। कह रहा है कि कोई भी ऐसा कौन सा फेनोमेना है जिसमें वाटर की लॉस के कारण से कौन सा प्रॉब्लम होता है या उसको हम क्या कहते हैं? श्रिंकेज कहते हैं। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट मींस लॉस ऑफ वाटर, और लॉस ऑफ वाटर होता है तो जो भी वाटर ने स्पेस ऑक्यूपाई किया था वो जगह खाली हो जाता है, तो जिसकी वजह से कंक्रीट का वॉल्यूम श्रिंक होता है। श्रिंकेज इज नॉट अ प्रॉब्लम इन केस व्हेन आवर कंक्रीट इज इन प्लास्टिक स्टेट, इट स्टार्ट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम व्हेन आवर कंक्रीट इज इन हार्डन स्टेट। तो चाहे वो श्रिंकेज हो चाहे एक्सपेंशन हो, ये दोनों ही प्रॉब्लम कब क्रिएट करते हैं? जब एक बार कंक्रीट सेट हो गया, हार्ड हो गया, उसके बाद चाहे वो श्रिंक होगा तब भी क्रैक होगा, चाहे वो एक्सपेंड होगा तब भी क्रैक आएगा। सो इवेपोरेशन की वजह से श्रिंकेज आता है। स्वेलिंग दैट मीन्स एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम। क्रैकिंग डिस्पर्सन, डिस्पर्सन मीन्स डिस्पर्स हो जाना। व्हाट इज द की वर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ फॉल्ट? फोल्ड और फॉल्ट ये दो वर्ड होते हैं। फोल्ड मीन्स कि अर्थ का टेक्टोनिक प्लेट इस तरह से फोल्ड हो गया, चाहे वो किसी भी कारण से हो, मैग्मा के ऊपर आने की वजह से, मैग्मा यहाँ से ऊपर आया बट ऊपर तक पहुंच नहीं पाया, तो यहाँ पे अर्थ क्रस्ट की जो शेप है वो इस तरह से हो गई, इसको बोलते हैं फोल्ड। फॉल्ट क्या होता है कि ये टेक्टोनिक प्लेट है, कोई दो मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और ये दोनों आपस में फ्रिक्शन की वजह से ये यहाँ से टूट गया, यहाँ से ये टूट के अलग हो गया। तो फॉल्ट पे कोई भी हैवी स्ट्रक्चर नहीं बनाना होता है। तो जब ये खासकर हम जब डैम डिजाइन करते हैं तो हम फोल्ड और फॉल्ट की लोकेशन को सर्च करते हैं कि अगर फॉल्ट पे हम बना देंगे यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर, हैवी स्ट्रक्चर, तो ये बाद में क्या होगा, क्योंकि ये सेपरेट हो चुका है, यहाँ पे सेटलमेंट होगा और ये स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो फॉल्ट में क्या क्या आता है? तो फ्रैक्चर और मूवमेंट दोनों की ही वजह से होता है, फ्रैक्चर होता है और मूवमेंट भी होता है। नेक्स्ट है अ कैनाल हेडवर्क हैज नथिंग टू डू विद। कैनाल हेडवर्क में इनमें से कौन सा कंपोनेंट यूज नहीं होता? वियर, हम जानते हैं कि वियर, गाइड बैंक। वियर क्या होता है? एक ऐसा रिवर जो यूज होता है, एक ऐसा अक्रॉस स्ट्रक्चर जो कि रिवर में प्रोवाइड किया जाता है टू हेड अप द वाटर लेवल, वाटर लेवल को इंक्रीज करने के लिए, चाहे किसी भी पर्पज के लिए, इरिगेशन हो, ड्रिंकिंग हो, किसी भी पर्पज के लिए, वो वियर कहलाता है। हेड रेगुलेटर का काम क्या है? कैनाल में, ऑफ टेकिंग कैनाल में वाटर की अमाउंट को रेगुलेट करने के लिए, कितना अमाउंट हमें चाहिए उस हिसाब से इसको हम रेगुलेट करेंगे, तो डिस्चार्ज कंट्रोलर है ये। गाइड बैंक क्या है? रिवर के दोनों साइड से गाइड बैंक लगाते हैं जो कि रिवर को डायरेक्शन के लिए भी काम में आता है और प्रोटेक्शन भी देता है हमें। सेफ्टी लैडर क्या होता है? सेफ्टी लैडर कैनाल के दोनों तरफ प्रोवाइड किया जाता है कि अगर कोई भी इस कैनाल के अंदर आ गया तो उसको अगर एग्जिट करना है, इससे बाहर निकलना है, तो उसके लिए हम लैडर बनाते हैं, जैसे स्विमिंग पूल में होता है वैसे लैडर होता है, इसको पकड़ के कोई भी एनिमल हो या ह्यूमन हो वो बाहर आ सकता है। दिस कॉल्ड सेफ्टी लैडर। तो सेफ्टी लैडर इसमें से कोई कंपोनेंट नहीं है, कैनाल हेडवर्क के अंदर नहीं है। कैनाल हेडवर्क कहाँ पे होता है? जहाँ पे ऑफ टेकिंग कैनाल स्टार्ट हो रहा हो उसको बोलते हैं कैनाल हेडवर्क। वहां पे इन तीनों का ही रोल होता है, मतलब होते तो बहुत सारे स्ट्रक्चर है बट ऑप्शंस में से इन तीन का ही रोल है। सेफ्टी लैडर थ्रू आउट द कैनल प्रोवाइड किया जाता है, इसका हेडवर्क से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक जंप इन्वॉल्व्स। हाइड्रोलिक जंप क्या होता है कि जब भी वाटर की एनर्जी हमें लॉस करवानी होती है, मान लो वाटर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हाई हो गई है, वहां पे हमें
वाटर की एनर्जी को कम करना है, उस समय वाटर की एनर्जी को हमें कम करना है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिक जंप फॉर्म करवाएंगे। और जंप कैसे फॉर्म होता है, मान लीजिए यहाँ पे हमने फॉल क्रिएट किया है और यहाँ से वाटर ऐसे फॉल हो रहा है, ये वाटर यहाँ से फॉल हुआ, इसके पास काफी काइनेटिक एनर्जी है। तो हम इसकी एनर्जी को लॉस कैसे करेंगे, अगर लॉस नहीं करेंगे तो यहाँ पे जो बेड होगा उसको ये कंप्लीटली इरोड कर देगा। तो इसकी एनर्जी को कंप्लीटली इरोड करने के लिए, खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे जंप फॉर्म करवाते हैं, हम इसको ऐसे जंप फॉर्म करवाते हैं। तो जंप होने में क्या, इसका एनर्जी काफी लॉस हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी, एंड अल्टीमेटली इट कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सी फ्लो इसमें इन्वॉल्व होती है। तो जब प्री जंप, इसको मान लेते हैं प्री जंप, इससे पहले का है प्री जंप और इसके बाद है पोस्ट जंप, पोस्ट जंप। तो प्री जंप कैसा होता है फ्लो, सुपर क्रिटिकल, एफ आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है, वेलोसिटी बहुत हाई होती है, डेप्थ बहुत कम होता है। और जंप के बाद फ्लो कैसा बन जाता है, सब क्रिटिकल, दैट मीन्स डेप्थ ज्यादा वेलोसिटी कम। तो यही हमारा मेन पर्पस है। और इसी के बीच में आता है क्रिटिकल फ्लो, जब एफ आर की वैल्यू 1 के बराबर हो जाती है। तो एफ आर की वैल्यू यहाँ पे लेस देन 1 से ग्रेटर देन 1 जा रही है, तो बीच में 1 भी आता होगा, इसलिए तीनों ही फ्लो इसमें कंसिडर किए जाते हैं। मतलब तीनों ही फ्लो से गुजरना पड़ता है एक हाइड्रोलिक जंप के फेनोमेना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यील्ड ऑफ अ रिजर्वायर रिप्रेजेंट। एक रिजर्वायर का यील्ड क्या रिप्रेजेंट करता है, किस वैल्यू को, यील्ड मींस एक रिजर्वायर की कैपेसिटी क्या है, कितना वो यील्ड कर सकता है। द आउटफ्लो डिमांड ऑन द रिजर्वायर, रिजर्वायर का काम क्या है, पानी को सप्लाई करना जब जितनी जरूरत हो, वही है यहाँ पे यील्ड। तो वो आउटफ्लो कितना दे सकता है, तो यील्ड कहलाता है आउटफ्लो को, इनफ्लो को नहीं, कैपेसिटी भी नहीं। ये जब डिमांड आएगा तो वो कितना यील्ड कर सकता है, जब जरूरत पड़ेगी किसी को तो कितना, कोई कितना दे सकता है उसको, दिस इज कॉल्ड यील्ड, सिंपल। द सेफ्टी वल्व ऑफ अ डैम, सेफ्टी वल्व डैम को किसको बोलते हैं, स्पिलवे को। क्योंकि ये क्या काम करता है, मैंने अभी बताया था आपको, स्पिलवे क्या काम करता है, जब सरप्लस वाटर आता है किसके टाइम पे, फ्लड के टाइम पे, तो उस वाटर को डिस्चार्ज करता है सेफली डाउन स्ट्रीम साइड में विदाउट डैमेजिंग द स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्पिलवे। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम अप्लाइज टू, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या कहता है, मान लो ये कोई बीम है, यहाँ पे अगर हमने लोड लगाया और यहाँ पे हमने डिफ्लेक्शन मेजर किया, ठीक है, और अगर हम इस दोनों की पोजीशन को रिवर्स कर दें, अगर अब हम लोड यहाँ पे लगाएं और यहाँ पे डिफ्लेक्शन मेजर करें, तो ये दोनों बराबर होंगे। दैट मीन्स डेल्टा 1 और डेल्टा 2, ये P है और ये P है, तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 बराबर होगा। यही है मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। अगर हम लोड की पोजीशन को बदल दें और डिफ्लेक्शन मेजर करने की भी पोजीशन को रिवर्स कर दें, पोजीशन बदले नहीं, रिवर्स कर दें, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। दिस इज कॉल्ड मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम। और इसी से कई सारे मेथड्स डेवलप हुए हैं, यूनिट लोड मेथड वगैरह इसी से डेवलप हुए हैं। तो ये कहता है किस पे एप्लीकेबल है, ये सभी उस मटेरियल पे एप्लीकेबल है जो कि इलास्टिक हो, इलास्टिक हो, दैट मीन्स it can regain itself after the removal of load, or the material which obeys the Hooke's law, जो कि हुक्स लॉ को ओबे करता हो, उन सभी मटेरियल पे ये एप्लीकेबल हो, चाहे वो ट्रस हो चाहे वो बीम हो। ठीक है, तो इलास्टिक होना चाहिए मटेरियल का, हुक्स लॉ ओबे करना चाहिए, इसलिए बोथ आएंगे। इन प्लास्टिक एनालिसिस सेफ फैक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको सेफ फैक्टर का देखने को मिलता ही है। 4-5 स्ट्रक्चर है जिनके सेफ फैक्टर की वैल्यू पूछी जाती है एग्जामिनेशन में, आप इसको इंपॉर्टेंटली याद रखिए। 1 पॉइंट रेक्टेंगुलर के लिए होता है 1.5, रेक्टेंगल के लिए 1.5, डायमंड सेक्शन शेप के लिए, डायमंड शेप के लिए होता है 2, आई सेक्शन के लिए होता है 1.15 के बराबर, सबसे हाईएस्ट होता है ट्रायंगल सेक्शन का 2.34। इस तरह से आप सभी सेक्शन का याद रख सकते हैं। ड्यूरेबिलिटी ऑफ अ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू, ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट का किसके, ड्यूरेबिलिटी मींस लाइफ स्पैन, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, सैंड कंटेंट से इसका कोई लेना देना नहीं, बिकॉज सैंड इज ओनली एक्ट्स एज अ फिलर मटेरियल। वाटर सीमेंट रेशियो का डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन ड्यूरेबिलिटी। वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा होगा तो ड्यूरेबिलिटी घटेगी। एग्रीगेट वाटर रेशियो, अगर एग्रीगेट ज्यादा डालेंगे उसका भी कोई रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, एग्रीगेट वाटर का तो कोई रिलेशन ही नहीं होता। सीमेंट एग्रीगेट रेशियो का डायरेक्ट रिलेशन होता है, directly proportional, that means the more the amount of cement, the higher will be the durability. Next is the expansion of Portland cement can be tested by, ये हमने क्वेश्चन में बहुत बार पढ़ लिया है कि एक्सपेंशन किसके द्वारा होता है, साउंडनेस की वजह से होता है, और साउंडनेस किसकी वजह से होता है, फ्री लाइम और मैग्नीशिया की वजह से।
तो एक्सपेंशन को कैसे मेजर करते हैं? साउंडनेस टेस्ट से। फाइनेंस टेस्ट में क्या करता है? ब्लेंस एयर परमिलिटी टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट वीकेट एपरेटस से, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट वीकेट एपरेटस से। द बल्किंग ऑफ सैंड अकर्स ड्यू टू, बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है? फाइन सैंड में जब वाटर को मिक्स किया जाता है तो इनिशियली क्या देखा गया? एट अबाउट 4 to 5% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट द वॉल्यूम इंक्रीजेस, द वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड देन इट्स स्टार्ट्स फॉलिंग। ऐसा इसलिए होता है कि वाटर जो हम ऐड कर रहे हैं वो फाइन सैंड के ऊपर, फाइन और यूनिफॉर्म सैंड के ऊपर अपना एक फिल्म बना लेता है, जिसकी वजह से पार्टिकल पार्टिकल रिपील करने लगते हैं एक दूसरे को, और रिपील की वजह से उनके बीच की स्पेसिंग बढ़ने लगती है और अल्टीमेटली वॉल्यूम ऑफ द सैंड स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। बट 4 to 5% के बाद ये लेयर ब्रेक होने लगते हैं, जो फिल्म बना है वाटर के ऊपर जो वाटर फिल्म बना हुआ है और सैंड के पार्टिकल के ऊपर वो फिल्म ब्रेक होने लगता है और वॉल्यूम अगेन डिक्रीज होने लगता है। दिस इज कॉल्ड बल्किंग ऑफ सैंड। तो ये कहलाता है ये किसकी वजह से हो रहा है? तो जो फिल्म बनता है वो किसकी वजह से बन रहा है? सरफेस टेंशन की वजह से। फाइन सैंड में जनरली देखा जाता है, फाइन सैंड में। नेक्स्ट है लो हेड टरबाइन। टरबाइन कई सारे टाइप्स के होते हैं, लो हेड, हाई हेड और बहुत सारे फ्लोट के भी होते हैं, फ्लो पर भी डिफाइन किया गया है। तो इसमें से पूछा गया कि लो हेड टरबाइन कौन सा होता है? देखिए हाई हेड वो होता है जिसमें हेड की वैल्यू 250 से ज्यादा हो, 250 मीटर से ज्यादा हो। और हाई हेड में कौन वर्क करता है? पेल्टन व्हील। पेल्टन व्हील किस टाइप का टरबाइन है? इम्पल्स टरबाइन है। मीडियम हेड में वैल्यू कितनी होती है? अबाउट 80 मीटर, हेड इज अबाउट 80 मीटर। एंड लो हेड टरबाइन में हेड कितनी होती है? 40 to 60 मीटर हेड होती है। बट याद रखना, जैसे जैसे हेड बढ़ रहा है इसकी वेलोसिटी और डिस्चार्ज की डिमांड ज्यादा होगी, इसमें डिस्चार्ज की डिमांड कम होगी। हेड, इसमें हेड ज्यादा है तो डिस्चार्ज कम चाहिए, इसमें हेड कम है तो डिस्चार्ज ज्यादा चाहिए। लो हेड टरबाइन में कौन कौन सा एग्जाम्पल है? कैपलान है, फ्रांसिस है, कैपलान है और फ्रांसिस। लो हेड में कैपलान है और मीडियम हेड में फ्रांसिस है। लो हेड में कैपलान और प्रोपेलर। कैपलान एंड प्रोपेलर वर्क्स फॉर लो हेड टरबाइन, मीडियम हेड के लिए फ्रांसिस टरबाइन और हाई हेड के लिए पेल्टन व्हील। और ये तीनों फ्रांसिस, कैपलान और प्रोपेलर आते हैं रिएक्शन टरबाइन के अंतर्गत। पूछा है यहाँ पे लो हेड टरबाइन। अब ये फ्लो के आधार पे, टेंजेंशियल फ्लो किसमें होता है? मैंने भी कल भी बताया था आपको, टेंजेंशियल फ्लो होता है पेल्टन व्हील में, जिसमें वाटर रनर को कैसे स्ट्राइक करता है? टेंजेंशियली। तो पेल्टन व्हील वर्क्स ऑन द टेंजेंशियल फ्लो, वाटर नोजल से टेंजेंशियली स्ट्राइक करता है रनर पे। एक्सियल फ्लो में क्या होता है कि जो एक्सिस है रनर का उसके पैरेलली वाटर स्ट्राइक करती है रनर को, इसको बोलते हैं एक्सियल फ्लो टरबाइन। रेडियल फ्लो में क्या होता है? या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। इनवर्ड में क्या होगा? पेरीफेरी से, सरकमफ्रेंस से एंटर करेगा और रेडियली इनवर्ड आएगा। ये ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड्स हैं, ऐसे ब्लेड से रेडियली पेरीफेरी से एंटर करेगा और सेंटर की तरफ आएगा और यहीं से एग्जिट हो जाएगा सेंटर से। दिस इज कॉल्ड रेडियल। रेडियल इनवर्ड भी हो सकता है, रेडियल आउटवर्ड भी हो सकता है। इनवर्ड में क्या होगा? सेंटर से एंटर करेगा और रेडियली जाके आउट, पेरीफेरी से आउट, बाहर की तरफ आएगा। तो रेडियल फ्लो, एक्सियल फ्लो, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ फ्रांसिस, कैपलान एंड प्रोपेलर टरबाइन। तो कह रहे हैं लो हेड में कौन सा काम आता है? कैपलान या प्रोपेलर। तो ये दोनों किस पे वर्क करते हैं? एक्सियल फ्लो पे। इसमें एक्सिस से वाटर एंटर करता है। आगे चलते हैं, ओपन चैनल फ्लो के लिए बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन कौन सा है? याद रखिए इसके लिए बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन है सेमी सर्कुलर शेप, बट एक्चुअली हम प्रोवाइड करते हैं ट्रेपोजॉइडल शेप। व्हाई? बिकॉज एक्सकवेशन कॉस्ट कम पड़ता है और इसको बनाना बहुत इजी है एज कम्पेयर टू सेमी सर्कुलर शेप। सेमी सर्कुलर शेप प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही टिपिकल टास्क है साइट पे। दूसरा कि ट्रेपेजॉइडल शेप को कंस्ट्रक्ट करने में एक तो बहुत सिंपल मेथड चाहिए, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है और एक्सकवेशन कॉस्ट भी इसमें कम आता है। ठीक है, तो बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन इज सेमी सर्कुलर बट द मोस्टली यूज्ड इज ट्रेपोजॉइडल। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, HGL क्या होता है? जो वाटर की एनर्जी है उसको एक लाइन के रूप में, हेड के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये वाटर का लेवल है तो इसकी एक एनर्जी होती है, इसकी 3 एनर्जी होती है बर्नौलीज के थ्योरम के आधार पे, P/W,
प्लस जेड प्लस वी स्क्वायर बाई 2z इज कांस्टेंट। दैट मीन्स ये तीन प्रकार की एनर्जी होती है कोई भी वाटर अगर पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है तो, पाइप फ्लो के अंदर। P by W is the pressure energy, Z is the datum energy, V square by 2z is the velocity head or potential energy. This is kinetic energy, this is potential energy and this is datum energy. इन तीनों एनर्जी को मिला के एक लाइन बनता है जिसे हम कहते हैं TEL, टोटल एनर्जी लाइन, और इसके नीचे होता है HGL, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं V स्क्वायर बाई 2z। दैट मीन्स HGL इज ओनली कंपोज्ड ऑफ Z प्लस P बाई W। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में सिर्फ और सिर्फ पीजोमीटर जो शो करता है वो होता है, और अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन में वेलोसिटी हेड को जोड़ दिया जाए तो टोटल एनर्जी लाइन मिलता है। अब ये नेगेटिव भी हो सकता है, किस केस में? अगर प्रेशर वहां पे फॉल हो जाए, जैसे कि साइफोनिक एक्शन। मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जब ये साइफोनिक एक्शन है, जब ये यहाँ से वाटर स्टार्ट हुआ तो प्रेशर पॉजिटिव था, तो HGL यहाँ से ये डॉटेड लाइन में HGL दिखाया गया ऊपर है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे निगेटिव हो रही है, समिट पॉइंट पे निगेटिव, तो आप देख सकते हो कि HGL ने क्रॉस किया कंड्यूट की सेंटर लाइन को, ये कंड्यूट की सेंटर लाइन है, उसको क्रॉस किया और ये भी निगेटिव हो गई क्योंकि यहाँ पे प्रेशर निगेटिव है। और फिर एक टाइम ऐसा है निगेटिव से जब यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर हुआ तो HGL इसके ऊपर चला गया। तो TEL और HGL ये दोनों भी नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। नेगेटिव मीन्स इट मे फॉल बिलो द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप और इट मे ऑल्सो फॉल अबव द सेंटर लाइन ऑफ द पाइप। सो इसका आंसर होगा डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोजेक्शन ऑफ अ ट्रांसवर्स लाइन ऑन अ लाइन परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन इज कॉल्ड। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए ट्रेवर्स लाइन, एक ट्रेवर्स लाइन का प्रोजेक्शन ऑन अ लाइन परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन। मेरिडियन क्या होता है? नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ लाइन के परपेंडिकुलर में जो ये एक लाइन है तो इसका प्रोजेक्शन आप ड्रॉ कीजिए। इस लाइन का प्रोजेक्शन ये मेरिडियन के डायरेक्शन में क्या कहलाता है? इस लाइन का प्रोजेक्शन मेरिडियन की डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये, तो ये लाइन हो गया मेरिडियन की डायरेक्शन में और ये हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? डिपर्चर। दिस इज कॉल्ड डिपर्चर एंड दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड। ठीक है, तो अभी इसमें क्या पूछा है? ट्रेवर्स लाइन परपेंडिकुलर टू द मेरिडियन। मेरिडियन ये है तो और हमें चाहिए इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, दैट मीन्स ये क्या कहलाता है? उस लाइन का डिपर्चर कहलाता है, और ये क्या कहलाता है? लैटिट्यूड। लैटिट्यूड इज इक्वल टू, अगर इस लाइन की लेंथ L है तो L cos थीटा और डिपर्चर इज इक्वल टू L sin थीटा, जबकि थीटा इसमें से क्या है? दिस इज द थीटा। ओके, सो दिस इज द, अगर यही पूछा होता कि इन पैरेलल टू द मेरिडियन तो होता लैटिट्यूड ऑफ अ लाइन। बियरिंग ऑफ अ लाइन क्या होता है? मेरिडियन और लाइन के बीच के एंगल को मेरिडियन कहते हैं। Which of the following grade is not mentioned और नॉट रिकमेंडेड बाई IS 456 1964? ये बहुत पुराना कोड है, उसमें M55 के कोई रिकमेंडेशन नहीं था। ठीक है, M50 तक की रिकमेंडेशन है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील स्ट्रक्चर, अगर हम WSM की बात करें तो उसके लिए अलग है और लिमिट स्टेट मेथड के लिए अलग है। मैं दोनों को आपको बता देता हूँ क्योंकि दोनों ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले बात करते हैं हम लिमिट स्टेट मेथड की। तो लिमिट स्टेट मेथड के लिए स्टील के लिए 1.15 और ये है कंक्रीट के लिए, ये है कंक्रीट के लिए। अगर हम बात करें, ये था लिमिट स्टेट मेथड के लिए। लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट के लिए 1.5 और स्टील के लिए 1.15। ठीक, अगर हम बात करें वर्किंग स्ट्रेस मेथड की तो कंक्रीट के लिए होता है 3 और स्टील के लिए होता है 1.7। स्टील के लिए 1.7 और कंक्रीट के लिए 3। आप देख सकते हैं कंक्रीट के केस में डबल होता है, WSM में 3 होता है और LSM में 1.5, तो इट इज डबल टाइम्स एज कंपेयर टू WSM, एज कंपेयर टू LSM। ठीक है, LSM में 1.5 होता है और WSM में 3। आगे चलते हैं नेक्स्ट 24। द मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कंप्रेशन मेंबर विच कैरी डेड एंड सुपर इम्पोज्ड लोड। तो डेड लोड और लाइव लोड की वजह से जो स्लेंडरनेस रेशियो कंप्रेशन मेंबर, ये टेबल आप इतने अच्छे से याद कर लीजिए कि इसमें से एक क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। IS 800 का ये टेबल है। स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू कंप्रेशन के लिए भी 3 होती है, दोनों के लिए सबसे पहली वैल्यू आपको 180 मिलेगी। कंप्रेशन हो चाहे टेंशन हो, मैं इस साइड टेंशन कंप्रेशन का लिख देता हूँ, इस साइड टेंशन का लिख देता हूँ। इसको याद भी करने का तरीका बताता हूँ। जब भी डेड लोड प्लस लाइव लोड की वजह से पूछा जाए तो दोनों का ही 180 होगा। अगर अदर देन बोल रहा है डेड लोड एंड लाइव लोड, दैट मीन्स विंड लोड या अर्थक्वेक लोड आएगा। तो दोनों में ही अगर अदर देन बोल रहा है डेड लोड या लाइव लोड, तो कंप्रेशन के केस में
250 एंड लास्टली 300। इस केस में 350 एंड 400। ठीक है, दोनों के लिए तीन तीन वैल्यू आपको याद रखनी है। डेड लोड और लाइव लोड के लिए पूछा जाए तो दोनों में 180 आएगा, चाहे वो कंप्रेशन का हो चाहे टेंशन का हो। अगर अदर देन डेड लोड और लाइव लोड बोल रहा है तो कंप्रेशन में 250 आएगा और टेंशन में 350 आएगा। और इसके अलावा कुछ भी पूछता है तो आप एकमात्र वैल्यू याद रखिए, कंप्रेशन में 300 और टेंशन में मैक्सिमम 400। अब चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आपको ये 6 वैल्यू याद है तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। हम क्या पूछा है इसमें, कंप्रेशन मेंबर है तो कंप्रेशन हो चाहे टेंशन हो, अगर वो डेड लोड और लाइव लोड की वजह से पूछा है तो 180 ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ प्लेट गर्डर इज, प्लेट गर्डर क्या होता है, एक बिल्ट अप बीम होता है। जब बीम सफिशिएंट नहीं है लोड कैरी करने के लिए तब उसको हम मैनमेड मतलब रोल्ड सेक्शन की बजाय हम उसको बिल्ड अप करते हैं, अपने हिसाब का सेक्शन, फ्लेंज सेक्शन यूज करते हैं, अपने हिसाब से वेब सेक्शन यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लेट गर्डर। द बीम रेस्टिंग ऑन अ पर्लिन इज नोन एज, मैं आपको एक इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का सारी कंपोनेंट्स का एक पिक्चर दिखाता हूँ, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये इंडस्ट्रियल बिल्डिंग का पूरा पिक्चर है, इसमें सारे कंपोनेंट्स के नेम लिखे हुए हैं, आप इसको अच्छे से देख के समझ के याद कर लीजिए। मोस्टली टाइम से पूछा जाता है राफ्टर क्या होता है। राफ्टर क्या होता है, राफ्टर के ऊपर पर्लिन सपोर्टेड होता है, ये है पर्लिन, ये इस डायरेक्शन में जो दिख रहा है ये पर्लिन है, इसके नीचे राफ्टर होता है। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया, इसमें से हर एक का नाम पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी कंपोनेंट कहाँ पे पोजीशनड होती है और उसको कैसे जाना जाता है और उसका पर्पस क्या होता है। कह रहा है कि द बीम रेस्टिंग ऑन पर्लिंग इज नोन एज राफ्टर्स। द सॉइल विच प्लॉट, ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर अगर लाई करेगा तो क्ले, नीचे लाई करेगा तो सिल्ट या ऑर्गेनिक सॉइल। प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन वाटर कॉज डिजीजेस, बैक्टीरिया की वजह से टाइफाइड हो सकता है, डायरिया हो सकता है, बहुत सारे डिजीज है जो बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं वाटर में प्रेजेंस की वजह से। अल्कलिनिटी हार्डनेस की वजह से होता है, कार्बोनेट CaCO3 की वजह से होता है, एच चाहे वो बाइकार्बोनेट हो चाहे कार्बोनेट हो, कैल्शियम या मैग्नीशियम का। और वही है हार्डनेस, हार्डनेस और अल्कलिनिटी एक ही होते हैं लेकिन अलग अलग टर्म्स में जाने जाते हैं, दोनों की वैल्यू अलग अलग होती है। सर्ज टैंक इज यूज्ड, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत सिंपल है, वाटर हैमर की प्रेशर को बैलेंस करने के लिए। ये एक पाइपलाइन में पेन स्टॉक में से पहले यहाँ पे एक सर्ज टैंक लगाया जाता है, जिसका काम होता है वाटर फ्लक्चुएशन को हैंडल करना और वाटर हैमर की वजह से जो प्रेशर आएगा उसको एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो सर्ज टैंक जब भी नाम याद आए आपको वाटर हैमर ढूंढना है कहाँ है, टिक कर देना, आगे बढ़ना है। सिंकिंग फंड मेथड किसके मेथड है, ये किसी भी मटेरियल का या स्ट्रक्चर का वैल्यूएशन किस रेट से कम हो रहा है टाइम के साथ, उसको कैलकुलेट करने का तरीका है। जैसे कि है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज मेथड, परसेंटेज भी है, उसके बाद लीनियर डिक्रीज मेथड, ये सभी किसके मेथड है, डिप्रिशिएशन के, किसके वैल्यूएशन किस तरह से डिक्रीज हो रही है हमारे स्ट्रक्चर की, उसको कैलकुलेट करने के लिए है सिंकिंग फंड मेथड। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है, रिवाइविंग ग्रोथ, बिल्कुल सही। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स एक ऐसा ग्रोथ जो सस्टेनेबल हो, जो इन्वायरमेंट के भी फ्रेंडली हो, रिन्यूएबल भी हो और किसी को कोई हार्मफुल भी नहीं हो रहा हो, किसी भी चीज को, इन्वायरमेंट को, इकोनॉमी को, या किसी भी सोशल सोशल लेवल पे। तो कह रहे हैं रिवाइविंग ग्रोथ, ग्रोथ को हम रिवाइव कर रहे हैं, रीओरिएंटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजिंग रिस्क, रिस्क भी मैनेज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को रीओरिएंट भी कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम यूज भी कर रहे हैं। कंजर्विंग एंड इनहेंसिंग द रिसोर्स बेस, रिसोर्स को हम मैक्सिमम यूज भी कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। टू प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स आर, तो ये तो फैक्चुअल है, इसमें आपको याद करना है, सॉक्स और नॉक्स, SOx, NOx, hydrocarbon, carbon monoxide, these are the primary pollutants, whereas PAN, ozone, O3, ये सब क्या है, सेकेंडरी है। तो इसमें दोनों सेकेंडरी आ गया, ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, अगेन ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, बट इसमें दोनों ही प्राइमरी है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो, हाइड्रोकार्बन हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, या आपका नॉक्स हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, ये सब क्या है, प्राइमरी। नेक्स्ट है नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट में कॉज, अगर हम सॉलिड वेस्ट को डिस्पोज नहीं करेंगे तो उसमें उसके डिकम्पोजिशन से जो बैक्टीरिया डेवलप होगा वो हमारे वाटर के अंदर जाएगा और उससे हमें क्या मिलेगा, टाइफाइड फीवर, तो इससे टाइफाइड हो सकता है। मलेरिया मॉस्किटो की वजह से होता है, डाइसेंट्री अगेन बैक्टीरिया की वजह से होता है। द लाइन
और प्लेन पासिंग थ्रू अ जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। जियोग्राफिकल नॉर्थ और जियोग्राफिकल पोल, जियोग्राफिकल साउथ से जो लाइन पास करता है और पॉइंट से, उसको बोलते हैं ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ, इसको बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल से पास करता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। आर्बिट्री मेरिडियन बोलते हैं जब कोई एक फिक्स्ड पॉइंट लेते हैं या फिक्स्ड स्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे कि चिमनी, टावर, मीनार, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं आर्बिट्री मेरिडियन। द प्रेसिपिटेशन विच में कॉज लिफ्टिंग ऑफ एयर मास ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, मैंने अभी बताया था, प्रेशर के डिफरेंस से हो तो साइक्लोनिक, टेम्परेचर के डिफरेंस से हो तो कन्वेक्टिव, और अगर टोपोग्राफी की वजह से हो, माउंटेन बैरियर, इसकी वजह से हो तो ओरोग्राफिक, ऑर्गेनिक नहीं ओरोग्राफिक। Which of this is not a minor method of disinfection of water? डिसइंफेक्ट करने को का माइनर मेथड इनमें से कौन सा नहीं है? एक्सेस लाइम से भी हम क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं वाटर को जब बहुत ही कम पोल्यूशन लेवल पे हो। आयोडीन और ब्रोमाइन से भी करते हैं क्योंकि इसमें से हमें क्लोरीन मिलता है। पोटेशियम पर मैग्नेट भी यूज करते हैं। एल्यूमिनियम पाउडर यूज नहीं करते। तो ये तो मेथड के नेम्स हैं। मेजर क्या है, करेक्शन, क्लोरीनेशन। मेजर मेथड क्या है, क्लोरीनेशन। ये सब क्या है, माइनर मेथड। माइनर मेथड में बॉइलिंग भी आता है, माइनर मेथड में बॉइलिंग भी आता है। टीडीएस की वैल्यू क्या होती है स्विमिंग पूल के लिए? तो एज पर IS 12500 ड्रिंकिंग पर्पस के लिए 500 होनी चाहिए और स्विमिंग पूल के लिए 1500 होनी चाहिए। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए टीडीएस वैल्यू की should not be greater than 500 and for swimming pool it should not be greater than 1500. The following loss does not occur in pre-tensioning. प्री-टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग के लॉसेस का परसेंटेज भी और नाम भी आपको याद होना चाहिए। श्रिंकेज दोनों में होता है क्योंकि कंक्रीट है तो श्रिंकेज दोनों में ही होगा, क्लिप भी दोनों में होगा, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील भी दोनों में होगा, बट फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ पोस्ट टेंशन में होगा। क्यों? क्योंकि पोस्ट टेंशन में हम कंक्रीट के हार्ड होने के बाद हम स्ट्रैंड को डालते हैं तो उसमें फ्रिक्शन होता है, बट प्री टेंशनिंग में हम स्टील को पहले इंसर्ट कर देते हैं तो जितना भी फ्रिक्शन तो खैर होता ही नहीं है क्योंकि दोनों ही साथ में कास्ट होते हैं। हम स्टील को तब छोड़ते हैं जब कंक्रीट हार्ड हो जाए, तो फ्रिक्शन पॉसिबल ही नहीं है। बट पोस्ट टेंशनिंग में हम कंक्रीट को हार्ड होने के बाद हम स्ट्रैंड को अगेन स्ट्रेच करते हैं, फिर उसको हम छोड़ते हैं तो फ्रिक्शन लॉस होता है। इसलिए फ्रिक्शन लॉस सिर्फ पोस्ट टेंशनिंग में होता है, बट अल्टीमेटली ओवरऑल लॉस पोस्ट टेंशनिंग में कम होता है एज कंपेयर टू प्री टेंशनिंग। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन क्या पूछा है, सॉइल सैंपल हैज पोरोसिटी, एन की वैल्यू गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू गिवन है, तो कैलकुलेट वाइड रेशियो। वाइड रेशियो की वैल्यू चाहिए तो सिंपल है n/1 - n। इससे आप निकाल सकते हैं, इसमें जी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। तो n कितना है 0.4, तो 0.4 डिवाइड बाई 0.6 हो जाएगा। 1 - 0.4 करेंगे तो 0.6, 6 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 0.667। लास्ट क्वेश्चन, द apparatus यूज्ड फॉर फाइंडिंग साउंडनेस टेस्ट ऑफ सीमेंट। ये क्वेश्चन 5 या 6 बार आ चुका है इस पेपर में। साउंडनेस टेस्ट के लिए लिकटेलियर एपरेटस, स्लम कोण टेस्ट से वर्केबिलिटी टेस्ट करते हैं, विकेट एपरेटस से कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं, मार्स कोण टेस्ट भी वर्केबिलिटी के लिए यूज होता है। चलिए, तो इसके साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स।